वेलकम बैक स्टूडेंट टू आवर ऑल न्यू लेक्चर ऑफ स्टील डिजाइन। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था जब मैंने आरसीसी का वीडियो डाला था, जब मैंने लाइव सेशन किया था, तो बहुत से बच्चों का था कि सर स्टील का भी करा दीजिए, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड से पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं। तो था कि लिमिट स्टेट मेथड से ऑब्जेक्टिव मिलने में बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के ऊपर है। तो उससे बच्चों को एक प्रैक्टिस में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पे आज मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। एज 30 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। जितने टॉपिक्स आपको स्टील डिजाइन में पढ़ने हैं, सारे टॉपिक्स का ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो मोर लेस आपको ऑब्जेक्टिव का तैयारी हो जाएगा और आप इजीली एग्जाम में बना सकते हैं। और हाँ, ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा वही एग्जाम में भी आएगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन सेट किया नहीं है। बट हाँ, मैंने कोशिश किया है कि वैसे वैसे क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने डाला है जो इंपॉर्टेंट है, और मोर लेस इसी टाइप के क्वेश्चन चांसेस हैं कि आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी हम लोग जो है 300 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं क्या आंसर होगा। तो इसका पीडीएफ देसी मास्टर्स के ऐप पे डला हुआ है, आप वहां से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है, कोई क्वेरीज या कोई डर भी लग रहा है, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एज इट इज, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, बहुत ही सिंपल सा हेडिंग है, स्टील डिजाइन ऑब्जेक्टिव। तो चलिए यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव्स है, बारी बारी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि द अपर यील्ड पॉइंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं किसका, स्ट्रक्चरल स्टील का, वो बोलता है कैन बी अवॉइडेड बाई, हम लोग उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जो मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो बनता है स्ट्रक्चरल स्टील का, उसमें जो मेरा अपर यील्ड पॉइंट होता है उसको कह रहा है आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या दे रहा है, बाय कोल्ड वर्किंग, बाय हॉट वर्किंग, बाय क्वेंचिंग और बाय गैल्वेनाइजिंग। तो आप जानते हैं इसका सोल्यूशन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, बाय बाय डूइंग हॉट वर्किंग। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पॉइजन्स रेशियो ऑफ स्टील इन इलास्टिक रेंज, जो मेरा पॉइजन्स रेशियो होता है स्टील का इलास्टिक रेंज में, वो क्या होता है। ऑप्शंस 0.25, 0.3, 0.4 एंड 0.5। तो इसका बहुत ही सिंपल है, आप जानते हैं इसका आंसर होगा 0.3। तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज 0.3। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कहता है कि IS 800 2007, क्योंकि हम लोग लिमिट स्टेट मेथड से पढ़ रहे हैं तो 2007 हम लोग को पढ़ना है। तो कह रहा है कि IS 800 2007 स्पेसिफाइज द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्टील सेक्शन। एज पर IS 800 2007 जो मेरा स्टील सेक्शन होता है उसका मिनिमम थिकनेस हम क्या लेते हैं, वो कह रहा है। ऑप्शन है 5 mm इफ पेंटेड, 6 mm इफ अनपेंटेड, 8 mm इफ अनपेंटेड एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें आप जानते हैं कि जो मेरा मिनिमम थिकनेस होता है एज पर IS 800, वो स्पेसिफाई है कितना है, 6 mm इफ अनपेंटेड। अगर अनपेंटेड है तो 6 mm लेते हैं। तो ऑप्शन में मेरा क्या हो जाएगा, बी, दैट इज 6 mm इफ अनपेंटेड। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द हेवीएस्ट आई सेक्शन फॉर द सेम डेप्थ। किसी सेम डेप्थ के लिए जो हम लोग हेवीएस्ट आई सेक्शन लेते हैं वो कौन सा लेते हैं। तो ऑप्शन है मेरा ISMB, ISLB, ISHB, ISW। ISMB मींस इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेटेड बीम, मीडियम बीम, ISLB लाइट बीम, ISHB हेवी बीम और ISW वेटेड बीम। तो हम जानते हैं इसका ऑप्शन तो बहुत ही सिंपल होगा, दैट इज सी, दैट इज ISHB होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल्स गवर्न्ड बाय बकलिंग। बकलिंग के लिए जो हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो क्या लेते हैं। ऑप्शंस है मेरा 1, 1.10, 1.15, 1.25। तो यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल गवर्न्ड बाय बकलिंग जो होता है इट इज 1.10 होता है, याद रखेंगे, इट्स 1.10। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, टेंशन मेंबर से है। अभी तक जितना क्वेश्चन आपने 5 क्वेश्चन देखा वो इंट्रोडक्शन से था, जो इंट्रोडक्शन हम लोग बेसिक स्टील का पढ़ते हैं उससे ये सारा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, जो कि हमारा टेंशन मेंबर टॉपिक हमको जो सिलेबस में है वहां से है। तो मैंने इस टाइप से कोशिश किया अरेंज करने का कि जो जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द नेट सेक्शनल एरिया। आपने जानते हैं नेट सेक्शनल एरिया, इसी के ऊपर पूरा टेंशन मेंबर हमारा डिपेंडेंट है समहाउ। द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ अ टेंशन मेंबर
इज ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर माइनस, आप जानते हैं कि जो मेरा नेट सेक्शनल एरिया होता है टेंशन मेंबर में वो कैसे फाइंड होता है, तो हम करते क्या है, जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसमें हम क्या माइनस करते हैं, जो मेरा होल्स होगा चाहे बोल्ट के लिए चाहे रिवेट के लिए जो हम होल्स बनाते हैं वो माइनस करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, द सेक्शनल एरिया ऑफ वन बोल्ट, एक बोल्ट का जरूरी तो नहीं कि एक बोल्ट के लिए करेंगे, दूसरा द सेक्शनल एरिया ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स, उसके सेक्शनल एरिया ऑफ वन होल, नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन होगा इसमें बी, द सेक्शनल एरिया ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स, जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स होगा उतना माइनस करेंगे तो मेरा नेट सेक्शनल एरिया जो है फाइंड होके आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द थ्रेडेड पोर्शन, ये भी टेंशन मेंबर का है कि जो मेरा इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है किसका, जो आप इन द थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बोल्ट, जो आप बोल्ट लेते हैं उसका जो थ्रेडेड पार्ट होता है उसका नेट सेक्शनल इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या लेंगे, इफेक्टिव सेक्शन ऑफ द बोल्ट इज कॉल्ड द डैश एट द थ्रेडेड सेक्शन, नेट रूट एरिया बोलते हैं, स्ट्रेस एरिया, थ्रेडेड एरिया या बोथ ए एंड बी। तो हम जानते हैं जो मेरा इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है किसी भी बोल्ट का जो थ्रेडेड पार्ट होता है, ये हमारा मान के चलिए बोल्ट है, तो इसका ये जो थ्रेडेड पार्ट है उसका जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो नेट रूट एरिया एंड स्ट्रेस एरिया होगा, इसलिए ऑप्शन होगा डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सेज टू प्रिवेंट द फेलियर ऑफ टेंशन मेंबर बाय नेट सेक्शन रप्चर, जब आप टेंशन मेंबर को डिजाइन करते हैं तो सेक्शन रप्चर के लिए, ग्रॉस यील्डिंग के लिए सब आप फाइंड करके निकालते हैं, तो कह रहा है कि टू प्रिवेंट द फेलियर ऑफ ए टेंशन मेंबर, किसी टेंशन मेंबर को अगर आप फेलियर से बचाना चाहते हैं नेट सेक्शनल एरिया में तो कैसे करना होगा, उसका क्या कंडीशन, तो वही लिखना टू प्रिवेंट द फेलियर ऑफ अ टेंशन मेंबर नेट सेक्शनल एरिया, T should be less than ANFU, T should be greater than ANFU, T should be greater than less than ANFY and T should be greater than ANFI। तो आप जानते हैं बहुत सिंपल, इसका ऑप्शन होगा ए, दैट इज जो मेरा T जो होगा वो किससे कम होना चाहिए, ANFU, वेयर AN मतलब क्या हो जाएगा नेट सेक्शनल एरिया और FU क्या हो जाएगा मेरा अल्टीमेट स्ट्रेस, इससे हमारा कम होगा, तो मेरा आंसर होगा ए, दैट इज T शुड बी लेस देन ANFU। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ एंड क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो, क्या बोल रहा है, स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू लोड, रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू लोड अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्स ऑकर इज, बताना है कि मेरा जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो क्या होता है टेंशन मेंबर में, कब, जब मेरा रिवर्सल है डायरेक्ट स्ट्रेस का ड्यू टू लोड अदर देन विंड और सिस्मिक फोर्सेस। तो इसका ऑप्शन बहुत ही आंसर सिंपल है, आप जानते हैं इसका होगा 180, तो इसका होगा बी, दैट इज 180। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एज इट इज टेंशन मेंबर से है, कहता है द डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ मेंबर ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, जो मेरा डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन के लिए दैट इज TDG के लिए, TDG के लिए हम लोग वैल्यू क्या लेते हैं, तो डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ का, तो ऑप्शन में क्या क्या, AgFu by gamma m1, AgFy by gamma m1, AgFy gamma m0, AgFu gamma m0, तो आप जानते हैं इसका आंसर होगा सी, दैट इज AgFy by gamma m0। क्लियर है, तो बहुत ही आसान है, आपने न्यूमेरिकल बनाया होगा तो ये फॉर्मूला आपने सबसे पहला ही स्टेप में फॉर्मूला आप यूज किए होंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, द डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेट ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, ये आप आगे के जब सेकंड स्टेप में आप जाते हैं तब आप ये फाइंड करते हैं रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, तो उसके लिए डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ऑप्शन 0.8 ANFU by gamma m1, 0.9 ANFU by gamma m1, 0.8 ANFY by gamma m0 और लेते हैं 0.9 ANFY by gamma m0। तो मैं समझता हूं कि सभी लोग को पता होगा, ऑप्शन होगा बी, दैट इज AN 0.9 ANFU by gamma m1। तो यह तो बहुत ही आसान था, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ टेंशन मेंबर, जो हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ निकालते हैं टेंशन मेंबर का, विच इज गवर्न बाय, क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रख के करते हैं, रप्चर एट द क्रिटिकल सेक्शन, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, ब्लॉक शेयर ऑफ वन इन रीजन ऑफ द एबव। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो हम जानते हैं हम लोग जो किसी भी डिजाइन स्ट्रेंथ निकालते हैं टेंशन मेंबर का वो किस किस से निकालते हैं, रप्चर से भी निकालते हैं, ग्रॉस यील्डिंग से भी, ब्लॉक शेयर से भी, तो ऑप्शन होगा डी, दैट इज ऑल 1 2 3 आर करेक्ट। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 12 का।
नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहां से कंप्रेशन मेंबर हमारा स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आपने सिलेबस देखा होगा तो टेंशन मेंबर भी पढ़ना है, कंप्रेशन मेंबर भी पढ़ना है, तो यहां से कंप्रेशन मेंबर टॉपिक स्टार्ट है। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या है टेंशन कंप्रेशन मेंबर का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्रेशन मेंबर। मतलब कहता है कि इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा मेंबर हमारा कंप्रेशन मेंबर नहीं है, कंप्रेशन मेंबर नहीं है, पर विच ऑफ द नॉट ए कंप्रेशन मेंबर। स्ट्रट, टाई, बूम और राफ्टर। तो आप जानते हैं स्ट्रट, बूम और राफ्टर ये सब कंप्रेशन मेंबर होता है, अगर नहीं है तो वो कौन सा है, टाई। तो ऑप्शन होगा 13 का बी, दैट इज टाई। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा करेक्शन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे एरर है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे रखेगा चैनल सेक्शन, यहाँ पे रहेगा चैनल सेक्शन, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और यहाँ पे रहेगा आई सेक्शन। जो एक्चुअल क्वेश्चन था वहां पे ये सारे ऑप्शंस थे, ठीक है, आई सेक्शन। तो ऑप्शन में क्या है कि द बेस्ट कंप्रेशन मेंबर फॉर अ कॉलम, एक कॉलम के लिए सबसे अच्छा कंप्रेशन मेंबर क्या होता है। तो कॉलम के तौर पे सबसे अच्छा कंप्रेशन मेंबर हम कौन सा लेते हैं, सिंगल एंगल सेक्शन, डबल एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन या फिर आई सेक्शन। तो आप जानते हैं किसी भी कॉलम के लिए जो सबसे अच्छा कंप्रेशन मेंबर लिया जाता है वो आई सेक्शन को लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 14 का ऑप्शन होगा, दैट इज डी, दैट इज आई सेक्शन। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेज, बहुत ही अच्छा है, कि द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ एन एक्सेली लोडेड कंप्रेशन मेंबर। किसी भी कंप्रेशन मेंबर का जो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है वो हम लोग एज पर IS 800 2007 हम लोग किस फॉर्मूला के बेसिस पे देते हैं। तो क्या है ऑप्शन में, रैंकाइंस फार्मूला, सीकेंट्स फार्मूला, मर्चेंट रैंकाइंस फार्मूला या पेरी रॉबर्टसन्स फार्मूला। तो आप जानते हैं इसका ऑप्शन होगा डी, दैट इज पेरी रॉबर्टसन्स फार्मूला। जो मेरा डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है किसी भी एक्सेली लोडेड कंप्रेशन मेंबर का एज पर IS 800 2007 is given by Perry Robertson's formula. Now switch to question number 16, and question number 16 says the stress reduction factor for an axially loaded compression member depends upon which of the following factor। कह रहा है कि जो मेरा स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर होता है किसी भी एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर के लिए वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेसिडुअल स्ट्रेस पे, इनिशियल क्रूकनेस पे, एक्सीडेंटल एसेंट्रिसिटी पे या टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो आपने पढ़ा है कि मेरा जो स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर होता है किसी भी एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर का वो टोटली डिपेंड करता है टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो इसका ऑप्शन होगा डी, दैट इज टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 16 भी। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 17, एंड क्वेश्चन नंबर 17 सेज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटेंड कॉलम। आपने पढ़ा है लेसिंग के बारे में और बैटनिंग के बारे में आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे कहता है कि मेरा जो इफेक्टिव लेंथ होता है बैटेंड कॉलम का वो क्या हम लोग लेंगे, तो वो बोलता है इट इज इंक्रीज बाय 20%। हम लोग क्या इंक्रीज करते हैं 20% से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि द मिनिमम नंबर ऑफ बैटन्स रिक्वायर्ड इन अ बिल्ट अप कॉलम। एक बिल्टअप कॉलम जब हम बनाते हैं तो उसमें बोलता है कि मिनिमम कितना नंबर ऑफ बैटन्स हमको चाहिए। तो आप जानते हैं मिनिमम हमको 4 नंबर ऑफ बैटन्स चाहिए, तो ऑप्शन में होगा सी, दैट इज 4। कोई भी हम लोग बिल्टअप सेक्शन अगर बनाते हैं तो हमको मिनिमम कितना नंबर ऑफ बैटन्स चाहिए होता है, मिनिमम 4 नंबर ऑफ बैटन्स हमको चाहिए होता है। नाउ चलिए नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 सेज द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए लेसिंग फ्लैट। जो हम लोग लेसिंग फ्लैट देते हैं उसका स्लेंडरनेस रेशियो क्या लिया जाता है, तो याद रखेंगे इसकी वैल्यू होती है 350। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेज के फॉर सेम लोड अनसपोर्टेड लेंथ एंड कंडीशन लेस्ड कॉलम एज कंपेयर टू बैटन कॉलम। किसी सेम लोडिंग के लिए सेम इंड कंडीशन के लिए अगर हम लेसिंग और बैटन में कंपेयर करें तो मेरा सबसे अच्छा लेसिंग को अगर हम बैटन से कंपेयर करें तो क्या देखने को मिलेगा। तो वही कह रहा है लेस कॉलम कंपेयर टू बैटन कॉलम स्ट्रॉन्गर होगा, वीकर होगा, इक्वली स्ट्रॉन्ग होगा या कैन नॉट बी कंपेयर। तो हमने पढ़ा है कि लेसिंग हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू बैटन्स। तो ऑप्शन में होगा मेरा ए, दैट इज स्ट्रॉन्गर। क्लियर है। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सेज कि बैटनिंग इज प्रेफर्ड व्हेन। बैटनिंग हम कब प्रेफर करते हैं, बैटनिंग हमको कब प्रेफर करना चाहिए, किस कंडीशन में। तो कंडीशन क्या क्या है, कॉलम कैरीज एक्सियल लोड, कॉलम इज इसेंट्रिकली लोडेड, स्पेस बिटवीन द टू कंपोनेंट इज नॉट लार्ज, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। तो हम लोग जानते हैं कब प्रोवाइड करते हैं, पहला जब हमारा कॉलम एक्सियली लोडेड हो, और या दूसरा जब मेरा दो कॉलम के बीच, दो मेंबर के कंपोनेंट्स के बीच का स्पेस अगर ज्यादा नहीं हो। तो ऑप्शन होगा डी, दैट इज ए एंड सी। मतलब ए भी सही है और मेरा सी भी सही है, और इसीलिए मेरा 21 का आंसर होगा डी।
Now switch to question number 22, and question number 22 says कि lacing of steel column should be designed to resist. जो हम लोग लेसिंग जो प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्टील कॉलम में, वो क्यों, ये किस लिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं, किस चीज को रेजिस्ट करने के लिए? तो आप जानते हैं शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, तो हमारा ऑप्शन होगा बी, दैट इज शियर फोर्स ड्यू टू 2.5% ऑफ कॉलम लोड, शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कंप्रेसिव मेंबर कैरिंग बोथ डेड एंड सुपर इम्पोज लोड। जो मेरा कंप्रेसिव मेंबर होता है उसका जो मैक्सिमम हमारा स्लेंडरनेस रेशियो होता है जब उस पर डेड एंड लाइव लोड दोनों आता है, तो वो क्या लेते हैं? ऑप्शन होगा मेरा ए, दैट इज 180। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है? अब यहां से बीम टॉपिक शुरू हो गया, यहाँ से हमारा बीम टॉपिक शुरू हो गया। पहले हमने जनरल का क्वेश्चन देखा, फिर टेंशन मेंबर का देखा, फिर कंप्रेशन मेंबर का देखा, अब हम यहाँ पे बीम का देखेंगे। तो ऑप्शंस में क्या क्या है बीम में? 24 नंबर क्वेश्चन देखिए बीम का है, और ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि एज पर IS 800 द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ बीम शुड नॉट एक्सीड। एज पर IS 800 जो मेरा डिफ्लेक्शन होगा जब कोई बीम हम प्रोवाइड करेंगे उसमें डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मतलब कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन होगा सी, दैट इज L अपॉन 325. Now switch to question number 25, and 25 says कि a steel beam supporting load from floor slab as well as from wall is termed as। हम लोग बीम, ऐसे बीम को क्या कहते हैं जो बीम हमारा क्या सपोर्ट करता है? फ्लोर स्लैब को, साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि स्टील बीम सपोर्टिंग लोड फ्रॉम फ्लोर स्लैब एज वेल एज फ्रॉम वॉल। एक ऐसा बीम जो हमारा लोड सपोर्ट कर रहा है फ्लोर स्लैब से साथ ही साथ वॉल से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंगर बीम, लिंटल बीम, स्पैंड्रल बीम या हेडर बीम। तो आप जानते हैं ऑप्शन होगा सी, दैट इज स्पैंड्रल बीम। क्लियर है? नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 26। Question number 26 says the ratio of allowable stress in bending compression to that of bending tension in beam। जो मेरा रेशियो होता है allowable stresses का bending compression में to that of bending tension में, वो क्या लिया जाता है? तो ऑप्शन होगा बी, that is should be less than equal to 1। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन 27 बोलता है बीम शुड बी डिजाइन फॉर। जो हम लोग बीम डिजाइन करते हैं वो किस चीज के लिए डिजाइन करते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए, स्टिफनेस, लोकल बकलिंग या ऑल ऑफ दीज। तो आप जानते हैं इन सारे चीजों के लिए करते हैं, तो ऑप्शन होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। इसके बाद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आते हैं, सॉरी थर्ड लास्ट पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। एंड क्वेश्चन नंबर 28 सेज कि द डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील बीम इन बिल्डिंग अदर देन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इज लिमिटेड टू द स्पैन डिवाइडेड बाय। कहता है कि मेरा जो डिफ्लेक्शन होता है किसी भी स्टील बीम का इन बिल्डिंग अदर देन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अलावा जो मेरा डिफ्लेक्शन होता है स्टील बिल्डिंग में, वो लिमिट मतलब स्पैन के रिस्पेक्ट में कितना से लिमिटेड होता है? लिमिटेड टू स्पैन डिवाइडेड बाय कितना होता है? तो ऑप्शन होगा सी, दैट इज 300। नाउ इसके बाद है ऑप्शन नंबर 29। 29 कहता है कि बीम सेक्शन इज क्लासिफाइड एज लो शियर केस व्हेन फैक्टर्ड शियर फोर्स इज लेस देन। ये आपने डिजाइन भी किया है, तो कहता है कि मेरा एक बीम से मेरा जो बीम है जब उस पर लोड आ रहा है उसका शेयर जो आ रहा है, तो लो शेयर का इसका कब होगा? लो शेयर का केस कब आता है? तो जब हमारा फैक्टर्ड शेयर फोर्स किससे कम होता है? तो हम जानते हैं 0.6 VD से कम होता है, तो ऑप्शन होगा बी। ठीक है, तो 29 का हो गया। और लास्ट जो हमारा है फिलहाल अभी के लिए वो ये है कि द अलाउएबल शियर स्ट्रेस इन द वेब ऑफ ए माइल्ड स्टील बीम डिक्रीज बाय। कह रहा है कि जो मेरा अलाउएबल शियर स्ट्रेस होता है किसी भी जो मेरा बीम का जो वेब होता है उसमें ऑफ अ माइल्ड स्टील डिक्रीज, कैसे डिक्रीज हमारा करता है? किस कंडीशन में? डिक्रीज इन हाइट बाय थिकनेस रेशियो, इंक्रीज इन हाइट बाय थिकनेस रेशियो, डिक्रीज इन थिकनेस, इंक्रीज इन हाइट। तो हम जानते हैं कि मेरा जो अलाउएबल शियर स्ट्रेस होता है इन द वेब ऑफ द स्टील डिक्रीज करता है कब? बाय इंक्रीजिंग इन हाइट अपॉन थिकनेस रेशियो। हाइट अपॉन थिकनेस रेशियो से मेरा अलाउएबल जो मेरा शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू रिड्यूस करती है। तो ये था बाबू ओवरऑल 30 ऑब्जेक्टिव्स हमारा। मैं आशा करता हूं कि आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा। एक बार ओवरव्यू करके जाइएगा एग्जाम में तो बहुत फायदा होगा आपको। उम्मीद करते हैं कि मैंने एक एक टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया, जो सिलेबस का पार्ट है हमारा वो सारा टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए और आप अच्छे से बना के आ जाए। तो यही था ओवरऑल आज के इस सेशन में। छोटा सा मैंने सेशन किया, मैंने लाइव इसलिए नहीं किया क्योंकि
काफ़ी टाइम उसमें किल हो जाएगा, अब समय नहीं है आपके पास। और बहुत बच्चों का प्रेशर था कि सर ऑब्जेक्टिव करा दीजिए, तो लीजिए मैंने रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दिया है। अब आशा करता हूँ कि अब आपको स्टील में ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे वीडियो स्टील के मैंने डाल रखे हैं न्यूमेरिकल के, तो जो बच्चे चाहें वो जाके न्यूमेरिकल के बहुत सारे वीडियो स्टील के ऑलरेडी डले हुए हैं, ज़रूर जाके देखें। और प्लीज़ जाते जाते वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। जो भी बच्चे का पेपर है स्टील का, उन तक कोशिश कीजिए इस वीडियो को पहुंचा दें, ताकि बच्चे मैक्सिमम जो है यूटिलाइजेशन कर सकें इस वीडियो का। मैं ये उम्मीद करूंगा आपसे। और जाते जाते एज इट इज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इतना कष्ट करके जाएंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और मैक्सिमम शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग का एग्जाम बहुत 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 अच्छा जाए और आप लोग बहुत अच्छा स्कोर किए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड अगेन ऑल द बेस्ट।